सुषमा के बेटे कुलदीप ने हाल फिलहाल में ही शादी की थी, वो भी लव मैरिज, अपने परिवार के खिलाफ जाकर। सुषमा की बहू काजल साउथ इंडियन थी। सुषमा तो जैसे तैसे अपनी सुंदर बहू को अपना लेती है, लेकिन सुषमा का पूरा भरा परिवार काजल के खिलाफ था। उसमें सबसे पहला नाम सुषमा की बड़ी बहू नेहा का था। अरे बाप रे देवर जी, आपने तो माँ जी से बिना पूछे ही फैसला ले लिया। एक मेरे वो है जो घर से निकलने से पहले भी अपनी माँ से पूछते हैं। अरे नालायक, तुझे कितनी बार कहा है कि अपने फैसले खुद मत लिया कर। इस बेचारी लड़की को भगा तो लाया है, लेकिन इस घर में देख रहा है ना, किसी की इज्जत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं माँ जी, आप मुझे ताने मार रही हैं? मार तो तुझे ही ताने रही हूँ, लेकिन तू बहुत लेट से समझती है। खैर ये सब छोड़, बहू तू अंदर आ जा। इस नालायक को इतनी भी अकल नहीं है कि किसी लड़की को घर में अपनी माँ के बिना इजाजत नहीं लाते। सुषमा को अपने बेटे की पसंद पर नाज था, क्योंकि सुषमा की साउथ इंडियन बहू काजल बेहद ही सुंदर थी, उसकी बड़ी बहू नेहा से भी ज्यादा। अब इस बात को 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और नेहा घर में कलेश करना शुरू कर देती है। माँ जी वो सारा सारा दिन पड़ी रहती है और घर का कुछ काम नहीं करती है, आप उसे कुछ क्यों नहीं कहती हैं? अरे उसे भी मैंने घर का काम करते देखा है। अब तेरी देवरानी आ गई है तो तुझे घर में आग लगाने का मौका मिल गया। अकेली थी तो खुशी खुशी रहती थी, स्वार्थी कहीं की। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू अभी अभी घर आई है। अरे उसे घर के तौर तरीके समझने में समय लगेगा, थोड़ा समय दे दो उसे। सब ठीक से समझ जाएगी ना तो सब ठीक करेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अभी मेरी मद्रासन बहू को यहाँ के तौर तरीके सीखने में समय लग जाएगा। घर में कलेश होता देख काजल खुद हॉल में आती है और अपनी सास सुषमा से कहती है, माँ जी बताइए मुझे क्या करना है। मैंने आपके घर में कभी काम नहीं किया तो मुझे कुछ काम करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन मैं सब कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और मुझे तो भरे पूरे परिवार में रहने की आदत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे हाँ बहू, मैं भी भूल गया था कि साउथ इंडियन लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी। अरे सब एक ही घर में रहते हैं। मैंने बहुत सारी मूवी में देखा है, मुझे पता है उनका घर भी कितना बड़ा होता है, परिवार इतना बड़ा होता है, इतने लोगों का खाना बनाते हैं, हालत खराब हो जाती है, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बड़ी बहू, तुझे बिना बात कलेश करने की जरूरत नहीं है। किचन में जाकर काम पर ध्यान दे, तेरे लिए वही अच्छा होगा। जब देखो तब किचकिच करती रहती है। अभी नहीं नहीं है ना, इसलिए आप लोगों को अपनी मीठी बातों में फंसा रही है। थोड़े समय रुक जाइए, जब आप लोगों को पूछेगी भी नहीं ना, फिर आपको मेरी याद आने वाली है। अच्छा ठीक है, अभी तो काम कर ले। और काजल बहू, तुझे जो है वो कर ले। नेहा पहले बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब से उसकी देवरानी काजल आई थी तब से नेहा के तेवर ही बदल गए थे। वो हर काम में नखरे करती। इतने बड़े परिवार का खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी, इतने बर्तन कैसे मांजूंगी, कपड़े कैसे धोऊंगी, बहुत सारी चीजों को लेकर आए दिन नेहा कलेश करने लगी थी ताकि उसकी सास उसे अलग कर दे। एक रोज सुषमा के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सुषमा, बधाई हो। मैंने सुना है तेरा बेटा साउथ इंडियन वाली बहू लेके आया है, जरा मुझे भी तो दिखा, कैसी है तेरी बहू? अरे अब तक कहाँ थी, मैं तो तेरा इंतजार ही कर रही थी कि आखिर विमला मेरी बहू की मुंह दिखाई करने नहीं आई। क्या बताऊं, मेरी जो दोनों बहुएं थी रोज किचकिच करती रहती थी, तो मैंने दोनों को अलग ही कर दिया। अब जाकर घर में शांति हुई है। अब क्या करूं, तू तो जानती है ना, मैं भी अपने बहुओं के साथ रहना चाहती थी, लेकिन दोनों की बनती ही नहीं थी। तभी मजबूरी में उन दोनों को अलग करना पड़ा, पर इसीलिए मन थोड़ा उदास था। ये क्या कह रही है तू? तूने अपनी बहू को अलग कर दिया? अरे ये बहुएं भी ना प्यार से रहना ही नहीं जानती। मेरी वाली ने भी कलेश कर रखा है, कहती है इतने परिवार का एक साथ खाना बनाना, कपड़े बर्तन मुझे नहीं होगा। अब तू ही बता कि पूरा दिन इन्हें घर में रहना होता है, फिर भी अगर ये काम नहीं करेंगी तो घर कैसे चलेगा? अरे मैं तो कहती हूँ तू भी अपनी बहू को अलग कर दे।
आजकल की बहुएं ना जॉइंट फैमिली में रहना ही नहीं चाहती और अपने अकेले परिवार के साथ रहती है और पसंद करती है रहना। वो अकेले रहना इसलिए चाहती है क्योंकि वो अपने पति के साथ घूमने जा सके। और हमारा क्या, हम तो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि वो बच्चे हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, लेकिन आजकल के बच्चे वही लाठी से अपने माँ बाप को मार देते हैं। अरे हाँ, इससे मुझे याद आया, वो पान वाला बहादुर है ना, उसके बेटे बहू ने कल पूरे मोहल्ले के सामने उससे मारपीट की। अब बताओ, कोई जवान बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को मारेगा, अच्छा लगेगा क्या? लेकिन नहीं, उसके बेटे बहू ने उसे इतना मारा। अरे इसमें उसकी क्या ही गलती थी, पूरे दिन काम करता था। ऐसे ही एक दिन घर गया, बहू से खाना मांगा तो बहू ने कहा, खाना खत्म हो गया बुड्ढे, जा बाहर से कुछ खा ले। ये बात उसे बुरी लग गई और घर में कलेश हो गया। हाँ भाई साहब, मैंने भी सुना है। खैर छोड़ो, आजकल बहू आती नहीं है, परिवार पहले ही टूट जाता है। काजल विमला और अपनी सास सुषमा और ससुर रामलाल की बात सुन रही होती है। अब अगले ही दिन से काजल सुबह सुबह उठकर घर का काम जैसे तैसे निपटा लेती है। इधर नेहा अपने कमरे में सोई होती है और खटपट की आवाज से सुषमा की नींद खुल जाती है। अरे बहू, तू इतनी सुबह उठकर क्या सब कर रही है? वो तो मेरे कानों में खटपट की आवाज आई तो मैं यहाँ चली आई। माँ जी, मैं घर का काम कर रही हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कर रही हूँ ताकि दीदी को परेशानी ना हो। लेकिन इतना सारा काम तूने अकेले क्यों किया? अरे घर में वह भी तो रहती है, उसकी बातों का बुरा मत माना कर। नहीं नहीं माँ जी, दीदी का कहना भी तो सही है। इतना बड़ा परिवार का खाना पीना बर्तन उनसे नहीं हो पाता जी। मैंने सोचा क्यों ना घर के काम में मैं भी थोड़ा हाथ बटा दूं ताकि घर में रोज रोज का कलेश खत्म हो जाए। अरे बहू, तू भी कहाँ उसकी बातों को दिल पर ले रही है? वो तो है ही ना समझ। अगर उसके अंदर समझ होती तो वह घर को जोड़ कर रखती ना कि तोड़ कर। देख रही है ना, कितने दिनों से अलग होने की बातें कर रही है। मेरा तो दिल भराया है उससे। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने परिवार को जोड़ के रखूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। खास करके दीदी जी को, उन्हें लगता है कि आप मुझे ज्यादा फेवर करती है। अब कुछ देर बाद नेहा उठती है तो वो देखती है खाना पीना बन चुका है, घर की साफ सफाई भी हो चुकी है। ये देखकर नेहा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। तभी नेहा अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से कहती है, जो कि हॉल में बैठी रामलाल से गप्पे लड़ा रही थी। अरे वाह वाह, क्या बात है माँ जी, आपने तो घर चमका दिया। लगता है आपको भी डर है कि कहीं मैं अलग ना हो जाऊं, लेकिन कुछ भी कर लीजिए, मुझे तो अलग होना ही है। ये सब मैंने नहीं, काजल ने किया है। और तू सुबह सुबह फिर से कलेश करने आ गई। तुझे जो करना है कर ले, मैं अपने घर को अलग नहीं कर सकती। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जॉइंट फैमिली में रहती आई है और तुझे अलग अलग रहना है तो मेरे बेटे से तलाक लेना होगा। मंजूर है तो बता। चाहे मुझे तलाक लेना पड़े या इस घर को छोड़ के जाना पड़े, लेकिन मैं इस घर में और नहीं रह सकती। मैं इस घर का अत्याचार और नहीं झेल पाऊंगी। नेहा ने तो ठान लिया था कि उसे अलग होना है और इस बात पर नेहा कई दिनों से बहस भी कर रही थी। अंत में नेहा खुद से अपना चूल्हा चौका अलग करके सुषमा के परिवार से अलग हो जाती है। सुषमा को इस बात का बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। अब एक रोज घर में काजल और नेहा के अलावा घर में कोई नहीं होता। नेहा छत से कपड़े ला रही होती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहीं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ती है। दीदी जी, आप ठीक तो है ना? रुकिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको अभी डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। कितना खून बह रहा है। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हुई। ये खून बंद हो जाएगा, तुम जाओ यहाँ से। काजल आनन फानन में अपनी पड़ोसन विमला का साथ लेकर नेहा को हॉस्पिटल पहुंचाती है। अब डॉक्टर भी ज्यादा खून बह जाने की वजह से जल्दी जल्दी नेहा का इलाज शुरू करते हैं और लेकिन डॉक्टर नेहा की जान बचाने के बाद डॉक्टर कहता है कि उसे सही समय पर हॉस्पिटल लाया गया, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मुझे काजल जैसी बहू दी, वरना अगर काजल की जगह नेहा होती तो मुझे नहीं लगता है वह उसे अस्पताल लाती। नेहा को जब होश आता है और वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है तो उसे भी लगता है कि उसका परिवार ही सब कुछ है और वो काजल से माफी भी मांगती है, क्योंकि अगर काजल उसे सही समय पर हॉस्पिटल लेकर नहीं आती
तो ना जाने क्या हो जाता। और इस इंसिडेंट ने टूटे हुए जॉइंट फैमिली को फिर से मिला दिया था। और काजल तो हमेशा से भरे पूरे परिवार में थी, तो उसे फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। दिक्कत तो नेहा को थी, जो हर काम में नखरे किया करती थी। सुषमा की बहू राधा हद से ज्यादा भोली थी और इस बात का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि अगर सुषमा अपनी बहू राधा को कहती कि बहू आज टीवी साफ करना है, तो राधा ने तो टीवी को नहला दिया था, जिस वजह से सुषमा अपनी बहू को सोच समझकर ही काम बोला करती। एक रोज राधा काम कर रही थी, तभी सुषमा राधा से कहती है, बहू अब तक तेरा काम नहीं हुआ, कब से लगी पड़ी है? माँ जी बस होने ही वाला है। आपने बोला आज बहुत सारे कपड़े धोने हैं, तो मैंने आपके कमरे के सारे कपड़े धो दिए। बहू मेरा बहुत कपड़ों से मतलब था कि हॉल में जितने कपड़े रखे हैं वो धोने थे। इन कपड़ों को कल ही मैंने धोया था। माँ जी मुझे क्या पता था कि आपने किन कपड़ों की बात की है। अब सुषमा भी क्या कर सकती थी। राधा के भोलेपन पर सुषमा को गुस्सा भले ही आता हो, लेकिन वो राधा से प्यार भी बहुत करती थी। घर से कहीं भी बाहर नहीं जाने देती थी, क्योंकि राधा को जितना कहा जाए वो उतना ही करती थी। अब देर शाम विमला का सुषमा के घर आना होता है और वो आते ही राधा को देखकर सुषमा से कहती है, सुषमा तेरी बहू कैसी हो गई है, सच में इसे देखती हूँ तो मुझे बहुत दया आती है इस पर। अब क्या कर सकते हैं, भगवान को जो मंजूर था वही हुआ। मुझसे मेरा बेटा छीन लिया ऊपर वाले ने और इसे मेरे सहारे छोड़ दिया। एक बेटा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और दूसरा है कि अब याद भी नहीं करता। सुषमा रोते नहीं, भगवान जी की मर्जी को कौन टाल सकता है। रोना तो मुझे इस दिन के लिए आ रहा है। अभी राधा की क्या उम्र है, 25 साल की उम्र में बेचारी का सुहाग उजड़ गया। तू बुरा ना मान तो एक बात कहूँ, अभी राधा की उम्र ही क्या है, ये अपनी पूरी जिंदगी शुरू कर सकती है दोबारा से। इसकी शादी करवा दे। लेकिन लोग क्या कहेंगे, अपने बेटे के मरने के बाद अपनी बहू के हाथ पीले कर रही हूँ मैं। कौन से लोग और कौन है ये लोग? सुषमा, जो तेरे दुखों में तेरा हाल चाल लेने नहीं आते तो उनकी बातें कर रही है। तेरी बात में दम तो लग रहा है, लेकिन मैं रिश्तेदारों को क्या कहूँगी? ये सब सोचना छोड़ और राधा के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ और इसकी शादी करा दे। जिंदगी भर क्या विधवा बनकर जिंदगी काटेगी अपनी। अब सुषमा को विमला की बात सोचने पर मजबूर कर देती है, लेकिन उससे पहले सुषमा अपनी बहू को थोड़ा तेज तराक देखना चाहती थी, जिसलिए वो अपनी बहू से एक रोज कहती है, बहू घर का काम हो गया तो मार्केट से सब्जी ले आ और ताजी सब्जी लेकर आइयो। ठीक है माँ जी, पास वाले मार्केट जाना है ना। सुषमा राधा को इतना बोल देती है, लेकिन राधा ना तो अपनी सास से पैसे मांगती है और ना ही थैला लेती है और मार्केट निकल पड़ती है। अब सुषमा ये देखकर अपना सर पीट लेती है और खुद से कहते हुए अपनी बहू के पीछे पीछे जाती है, बहू कितनी भोली है रे तू। रुक, मैं आती हूँ। तेरे जैसे भोले लोगों का मतलब ही दुनिया अच्छे से फायदा उठाना जानती है। इतना कहने के बाद सुषमा भी अपनी बहू के पीछे पीछे निकल पड़ती है। और अब जब राधा मार्केट पहुंचती है तो वो एक सब्जी वाले से कहती है, भैया ये थैला मुझे दे दो, सब्जी लेनी है। मैं थैला तो लाई नहीं, मुझे याद अभी अभी आया है। कहा मैडम, आप भी ऐसे ही सबको थैला देता फिरूंगा तो बेच ली मैंने सब्जियां, ये लो। अरे मैडम ये क्या कर रही हैं आप, मुझे बताइए, मैं तोल के देता हूँ आपको सब्जियां। अरे आप क्यों तोल कर दोगे सब्जी, मैं खुद ही ले लूंगी। अरे आप तो बड़े ही बदतमीज हैं, मेरी सारी सब्जी पलट दी। आप होते कौन हो ऐसा करने वाले? हम कौन हैं? अरे मैडम हम सब्जी वाले हैं जिसके ठेले से आप सब्जी उठाई जा रही हैं। अब राधा और सब्जी वाले के बीच बहस होने लगती है। तभी सुषमा वहाँ पहुँच जाती है और जैसे तैसे अपनी बहू को वहाँ से लेकर घर आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू बहू तू कितनी भोली है। तुझे कितनी बार कहा है आसपास की चीजें सुन और समझा कर। आज मैंने तुझे सब्जी लेने भेजा और तू है कि बिना पैसों की सब्जी लेने पहुंच गई। लेकिन माँ जी आपने ये नहीं कहा था ना कि पैसों से सब्जियाँ लाना है। आपने तो कहा था जा बहू मार्केट से सब्जियाँ ले आ। मैं तो चली गई। बहू आगे से मैं तुझे पूरी बात बताकर भेजूंगी, लेकिन आज तो मैं देखना चाहती थी कि मैं जितना बोलती हूँ तू उतना करेगी, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करेगी। अब अगले दिन सुषमा अपनी बहू को बोलती है, बहू जा जाकर छत पर से कपड़े ले आ, तार पर लटके होंगे। माँ जी ने कहा था छत से कपड़े लाना है, लेकिन अपनी छत पर तो तार पर कोई कपड़े है ही नहीं। कहीं विमला आंटी की छत से कपड़े लेकर आने को तो नहीं कहा ना माँ जी ने।
हो सकता है इस बार कोई गलती नहीं करूंगी मैं। अब राधा अपने ही छत से विमला की छत पर कपड़े टांगे देखती है। विमला की छत पर वो जाती है और विमला के सारे कपड़ों को उतार लाती है और अपनी सास से कहती है, ये लो माँ जी, ये रहे कपड़े। इस बार तो मैंने कोई गलती नहीं की ना। ये साड़ी तो मेरी नहीं है और ये कच्चा बहू, आदमी वाला कच्चा हमारे घर में कौन पहनता है? कहीं तुम मुझसे छुप छुप कर ये। नहीं नहीं माँ जी, ये साड़ी और ये बाकी कपड़े अपने नहीं बल्कि विमला आंटी के हैं। तो बहू तो विमला की छत पर से कपड़े क्यों लाई? मैंने तुझे कहा था कि छत से कपड़े ले आ। लेकिन आपने ये नहीं कहा किसकी छत से, और आपने ये भी कहा कि तार पर होंगे कपड़े और विमला आंटी की छत पर ही थे। हे भगवान, मैं तुझे और कैसे समझाऊं बहू? ये सब बातें चल ही रही होती है कि तभी विमला सुषमा के घर आती है और सुषमा से कहती है, सुषमा, तेरी बहू ने मेरे छत पर सूख रहे कपड़े चुराए हैं। कहाँ हैं मेरे कपड़े? वापस कर मुझे। विमला, तू भी कैसी बातें कर रही है? चोरी के लिए भी अकल की जरूरत होती है, लेकिन इसके अंदर वो भी नहीं है। इसे मैंने कहा कि छत से कपड़े लेकर आ, तार पर होंगे, तो इसे अपनी छत पर तार पर कपड़े नहीं मिले, इसलिए वो तेरी छत से कपड़े ले आई। राम राम राम। सुषमा, इसे तू कुछ सिखाते क्यों नहीं? कल को किसी और के घर में जाएगी तो तेरी ही बदनामी होगी। वही तो समझा रही हूँ, लेकिन ये है कि समझने का नाम ही नहीं लेती है। कुछ भी कह, लेकिन राधा बहू, तेरे अंदर दिमाग की बहुत ज्यादा कमी है। अब सुषमा भी राधा के भोलेपन से परेशान हो जाती है। वो देर शाम हॉल में बैठी खुद से कह रही थी, क्या दिन दिखा रहा है भगवान? कल को मैं अपनी बहू की शादी करूंगी, ना जाने कैसा घर परिवार मिलेगा उसे, और वो तो है ही भोली भाली, ना जाने क्या होगा इसका। सुषमा ये सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी के आने का शोर होता है। हॉल से दरवाजे पर देखने जाती है तो वो देखती है कि एक आदमी कई बैग्स के साथ सुषमा के घर पर आता है, और ये देखकर सुषमा उस आदमी से कहती है, अरे आप कौन, और बिना पूछे मेरे घर में कैसे घुसे चले आ रहे हो? अरे माँ, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका कमलेश। कौन कमलेश? और तू मुझे माँ क्यों कह रहा है? मेरे दोनों बेटे मर चुके हैं, एक था, उससे भी कई सालों से बात नहीं हुई है। अरे माँ, मैं ही हूँ आपका दूसरा बेटा कमलेश। और भैया का क्या हुआ? तू कमलेश है? मेरा बेटा कमलेश तू आ गया। कैसा है मेरा बच्चा? माँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन भैया को क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? अब सुषमा कमलेश को सब कुछ बताती है और कमलेश को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। हालांकि वो अपनी भाभी राधा से मिलकर बहुत खुश होती है। अब ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। सुषमा इन दिनों में देखती है कि कमलेश राधा के साथ खुश है। ये देखकर सुषमा एक रोज कमलेश को कहती है, बेटा, रवि के जाने के बाद राधा अकेली हो गई है। अब तू आ गया तो वो थोड़ा हंस बोल लेती है। क्या तू इसे सहारा देगा मेरे बाद? माँ, आपके कहने का मतलब क्या है? यही कि तू क्या हमेशा के लिए राधा का हाथ थामेगा? माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं अपनी भाभी से शादी कैसे? तुझे मेरी कसम है, वो बहुत भोली है। अगर मैंने उसकी शादी किसी और से की तो वो राधा की जिंदगी बर्बाद कर देगा। इस तरह सुषमा अपने छोटे बेटे से अपनी बहू की शादी करवा देती है और सुषमा की भोली बहू का भोलापन घर में ही रह जाता है और घर की इज्जत भी। गोपाल अपनी पत्नी अनीशा के साथ रामपुर गांव में रहा करता था। अनीशा को सुबह के नाश्ते में ऑमलेट खाना बहुत पसंद था। उसके बनाए हुए ऑमलेट की चर्चा पूरे गांव में थी। एक दिन सुबह के समय रसोई में जब वो ऑमलेट बना रही थी, तभी उसका पति गोपाल अपने दोस्त सुरेश के साथ खेतों से घर लौटता है और अपने घर के आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठकर अनीशा को आवाज देते हुए कहता है, अनीशा, कहाँ हो तुम? थोड़ा हमको एक गिलास पानी तो पिला दो, प्यास के मारे हमारा गला सूखा जा रहा है। जी अभी लेकर आवत है, रसोईया में काम कर रहे हैं थोड़ा। का तुम भी, जब तक तुम हमरे लिए पानी लेकर आओगी तब तक तो हम प्यासे ही मर जाएंगे। अपने पति की बात सुनकर अनीशा अपने सर पर हाथ मारते हुए अपने आप से कहती है, भगवान को इतना आलसी पति हमरे ही नसीब में लिखना था। प्यासे मर जाएंगे लेकिन खुद उठकर एक गिलास पानी नहीं लेकर पियेंगे। रसोईया का काम बाद में करेंगे, पहले इनको पानी दे आए, वरना ये ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। अनीशा इतना कहकर रसोई से एक गिलास पानी लेकर गोपाल के पास आती है और उसे देती है। तभी सुरेश हंसते हुए अनीशा से कहता है, बहू जी, आप क्या बना रही हैं आज अपनी रसोई में? खुशबू तो बाहर तक आ रही है, जरा हमें भी चखा दीजिए।
सुरेश, तुम तो हमारे सबसे अच्छे मित्र हो भाई, और तुम्हारा हमारे घर में शुरू से आना जाना है, उसके बाद भी तुम ये सवाल पूछ रहे हो। अरे हमारे घर में सुबह के नाश्ते में ऑमलेट ही बनता है, पक्का वही बन रहा होगा। क्यों अनीशा, सही कह रहे हैं ना हम? जी आप सही कह रहे हैं, हम वही बना रहे थे। मतलब कि आज हमें भौजी के सीक्रेट मसालों वाला आमलेट खाने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा, आप लोग बैठिए, हम अभी ऑमलेट लेकर आते हैं। अनीशा इतना कहकर रसोई में चली जाती है। कुछ देर बाद हाथों में ऑमलेट की थाली लिए उनके पास आती है और उन्हें खाने के लिए देती है। ऑमलेट खाते ही सुरेश और गोपाल अनीशा की बहुत तारीफ करते हैं और सुरेश अनीशा से कहता है, भौजी आज तक हम बहुत जगह आमलेट खाए, लेकिन आपके हाथों जैसा बना आमलेट तो आज तक कहीं और खाने को नहीं मिला। जरा हमें भी बता दीजिए कि आप अपने आमलेट में कौन सा सीक्रेट मसाला डालती हैं? सुरेश भैया, अगर हम आपको अपने सीक्रेट मसाले वाला ऑमलेट के बारे में बता दिए ना, तो आप हमारे घर कैसे आएंगे? इससे अच्छा है कि आपको जब भी ऑमलेट खाने का मन करे ना, आप हमारे घर आ जाया कीजिए। अनीशा इस तरह से हंसते हुए सुरेश की बातों को टालकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुरेश भी अपने घर चला जाता है। समय बीतता है। सुरेश के साथ साथ गांव की और औरतें भी अनीशा से उसके सीक्रेट मसालों के बारे में जानने की कोशिश करती हैं, लेकिन अनीशा उन्हें कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन सुरेश शादी के जोड़े में एक लड़की को लेकर अनीशा के घर आता है, जिसे देखकर अनीशा हैरान रह जाती है और कहती है, ये क्या सुरेश भैया, आप अपन दोस्त की शादी में गए थे या खुद की शादी करने गए थे? हम लोगन को बुलाया तक नहीं। अब आपको क्या बताएं भौजी, सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया, कुछ भी बताने का समय ही नहीं मिला। वरना आपको क्या लागत है कि हम अपन सबसे करीब दोस्त गोपाल को अपनी शादी में ना बुलाते? और अभी वो है कहाँ पे? अब सारी बातें का दरवाजे पर खड़े होके ही कर लेंगे या घर के अंदर भी आएंगे? नई नवेली दुल्हनिया को ऐसे दरवाजे पर खड़ा रखना ठीक नहीं है। क्या करें भौजी, हम थोड़ा डरे हुए थे कि बिना बताए शादी कर लिए। अब पता नहीं आप हमें घर में घुसने भी देंगी कि नहीं, इसलिए बाहर ही रुके हैं। तुम अकेले ही होते तो बिल्कुल भी घुसने ना देते हम, लेकिन देवरानी को कैसे रोक सकते हैं भला? वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारा दोस्त गोपाल कहाँ है? कहाँ हो सकते हैं, और उनका एक ही ठिकाना है, खेतों में काम कर रहे होंगे। उनसे तुम बाद में ही मिल लेना। अभी अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जाओ, हम उनको ही खुशखबरी दे देंगे। अनीशा की बात सुनकर सुरेश उस लड़की को लेकर घर चला जाता है, जिसके बाद अनीशा अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद गोपाल खेतों से घर वापस आता है और अनीशा उसे सुरेश की शादी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। फिर भी वो सुरेश को बधाई देने के लिए उसके घर जाता है और उससे चोरी चुपके शादी करने के चलते खूब सुनाता है। तभी सुरेश की पत्नी हाथों में ऑमलेट की थाली लिए वहाँ आती है, जिसे देखकर गोपाल कहता है, लो बस यही बाकी रह गया था। अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है और तू भी अभी से ही अपने बीवी को रसोई में लगा दिया बे। तो क्या करे भाई, अपन पेट पूजन भी तो जरूरी है ना। और हमारे घर में हम दोनों के सिवा कोई और कहाँ है जो हमें खाना बना कर दे? तो हमरे घर चल आते, एक दिन हमरे घर खाना खा लेते। हम तुम्हारे अपने नहीं है का? अब तुम हमका अपना नहीं मानत हो का भाई, बताओ रे। ऐसा ना बोलो, पूरे गांव में तुम ही हमारे एक दोस्त हो, वरना हमारा कौन ही है इस गांव में। अब तुम ये सब छोड़ो और आओ हमारी पत्नी के हाथ का बना हुआ आमलेट खाओ और बताओ कि कैसा बना है। हम तो भौजी के हाथ का बहुत ऑमलेट खाए हैं। सुरेश इतना कहकर गोपाल के साथ ऑमलेट खाने के लिए बैठता है और जैसे ही दोनों ऑमलेट का पहला निवाला मुंह में डालते हैं, उसमें ज्यादा मिर्ची होने की वजह से उठकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी अनीशा भी वहाँ आ जाती है और सुरेश गुस्से में अपनी पत्नी से कहता है, हटाओ अपना ये सड़ा हुआ आमलेट को, कोई स्वाद नहीं है इसमें, मिर्ची के सिवा कुछ नहीं है। भौजी, हमार मेहरारू को भी अपना सीक्रेट मसाले वाला आमलेट बनाना सिखा दो। अरे पहले तुम लोग पानी पी लो और शांत हो जाओ। हम कह रहे थे ना तुमसे कि तुम्हारा जब भी ऑमलेट खाने का मन करे तुम हमारे घर आ जाना, तब काहे अपनी पत्नी को परेशान किए हो? अब जब दिल करे आ जाया करो। अनीशा इतना कहकर फिर से सुरेश को अपने सीक्रेट मसाले वाले ऑमलेट के बारे में बिना बताए वहाँ से चली जाती है। ये बात सुरेश को अच्छी नहीं लगती।
समय बीतता है और सुरेश अनीशा के सीक्रेट मसाले का राज जानने के लिए अपनी पत्नी अनीशा पर नजर रखने के लिए कहता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन अनीशा रसोई में ऑमलेट बना रही थी। उसकी नजर अपनी रसोई की खिड़की पर जाती है, जहां वो सुरेश की पत्नी को छुपे हुए देखती है, जिसे देखकर वो ऑमलेट को गलत तरीके से बनाने लगती है। इस बात से अनजान सुरेश की पत्नी अपने घर जाकर देखी हुई विधि के अनुसार ऑमलेट बनाती है और अपने पति के पास ले जाकर कहती है, देखिए, आज हमने आपकी भौजी के सीक्रेट मसाले वाले ऑमलेट का राज जानकर उनकी तरह ही ऑमलेट बनाया है। जो चीज जो मसाले उन्होंने अपने ऑमलेट में डाला है, हमने भी बिल्कुल उसी तरह से बनाया है। लेकिन ये आमलेट का कलर कुछ अलग कैसे है? जबकि भौजी बनाती हैं तो बहुत अच्छा कलर आता है। ये सब तो हमको नहीं पता, हमने तो वैसे ही बनाया है जैसा हमने आपकी भौजी को बनाते देखा। आप खाकर तो देखिए। अपनी पत्नी के कहने पर सुरेश उसका बनाया हुआ ऑमलेट खाता है, लेकिन उसका स्वाद उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहता है, ये बिल्कुल भी भौजी के सीक्रेट मसाले वाला आमलेट नहीं है। पक्का तुम कोई और मसाला डाली हो या फिर मसाला डालना भूल गई हो। बहुत बकवास आमलेट बना है तुम्हारा। पता नहीं भौजी अपने आमलेट में कौन सा सीक्रेट मसाला डालती हैं, जिससे उनका आमलेट इतना स्वादिष्ट बनता है। अब हम क्या करें? हमने तो जो देखा वैसे ही बनाया, अब ना ही बना तो हम क्या करें? सुरेश और उसकी पत्नी की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी अनीशा सुन रही थी, जिसे सुनकर वो हंसते हुए उनके पास आती है और सुरेश को कहती है, का हुआ भैया, ऑमलेट बनाने की सारी विधि देखने के बाद भी तुम्हारी पत्नी हमारा सीक्रेट मसाले वाला ऑमलेट नहीं बना पाई का? भौजी, वो हम सोच रहे थे आप खुद तो बताएंगी नहीं, तो हम चोरी से ही पता लगा ले, लेकिन उसमें भी तो नाकामयाब हो गए हम। वो काहे कि हमने तुम्हारी पत्नी को देख लिया था जब वो छुपकर हमें ऑमलेट बनाते देख रही थी, तो हमने गलत तरीके से बना दिया ऑमलेट। अगर हम सबको सीक्रेट मसालों वाला राज बता देंगे तो हमारे हाथ का जायका सब में ना आ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हम तो अपने सीक्रेट मसाले का राज नहीं खोलेंगे। अनीशा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और इस तरह से सुरेश की भौजी के सीक्रेट मसाले वाले ऑमलेट का राज का राज ही रहता है। कमला एक रोज सुबह सुबह ही किचन में मछली तल रही होती है। तभी सुमन को अजीब सी बदबू आती है और वो अपने कमरे से निकलकर हॉल में आती है और खुद से इधर उधर देखते हुए कहती है, ना जाने ये सुबह सुबह अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है, लगता है बाहर से ही आ रही है। अरे विमला आंटी, सुबह सुबह ये बदबू कहाँ से आ रही है? कहीं नाले में कुछ मर तो नहीं गया? मुझे ये तेरे घर से बदबू सी आ रही है, जरा बाजू हट, मैं बताती हूँ कैसी बदबू है। नहीं विमला आंटी, मेरे घर से ये बदबू थोड़ी ही आ रही है। रुक जा बहू, और तेरी सास कहाँ है? वो मुझे नजर नहीं आ रही है। अब जैसे ही विमला किचन में जाती है तो वो देखती है कि सुमन की सास कमला सुबह सुबह मछलियाँ तल रही है। राम राम, सुबह सुबह भगवान का नाम लिया जाता है, लेकिन तू है कि मछली तल रही है जिसमें से इतनी बदबू आ रही है कि सांस भी नहीं लिया जा रहा है। माँ जी, तो आप मछली बना रही हैं और पूरे घर में मैं घूम रही हूँ कि आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है। अरे विमला, आज ही सुबह सुबह मछली बेचने वाला आया था, मुझे ताजी मछली लगी तो मैंने ले ली। माँ जी, आपने तो पूरे किचन को अशुद्ध कर दिया, अब मैं अपने लिए खाना कैसे बनाऊंगी? कमला, मछली बन जाए तो थोड़ी मुझे भी भिजवा दियो, मैंने भी बहुत समय से मछली नहीं खाई है। विमला आंटी, आप भी ये सब खाती हैं? आप लोग कैसे इतनी बदबू वाली चीज खा सकते हैं? बहू, खाना तो मुंह से है ना, लेकिन थोड़ी सी महक लग जाती है तो नाक से होकर दिमाग में जाती है। अब सुमन सुबह सुबह ही बहुत परेशान हो जाती है और घर का सारा काम कर किचन को अच्छे से साफ करती है। उसके बाद ही अपने लिए खाना बनाती है और देर शाम ही सुमन मार्केट जाती है और एक फिश टैंक लेकर आ जाती है और अपनी सास कमला से कहती है, माँ जी, कहाँ हैं आप माँ जी? न जाने अब माँ जी कहाँ चली गई। चलो इसे मैं यहीं रख देती हूँ ताकि माँ जी इन मछलियों को देखकर इन पर प्यार जताएं और मछली खाना छोड़ दें। अब कुछ ही समय बाद कमला घर आती है और आते ही वो हॉल में टेबल पर एक बॉक्स में मछली देखती है जो कि रंग बिरंगी थी और पानी में घूम रही थी। अब उन्हें देखकर कमला खुद से कहती है, अरे वाह, क्या बात है, जरूर ये मेरे बेटे ने ही मेरे लिए लाया होगा। रंग बिरंगी मछली, इनका टेस्ट भी कितना अच्छा होगा ना। अब कमला उस शीशे के बॉक्स को खोलकर उसमें से छोटी छोटी मछलियों को निकालकर प्लेट में रखकर किचन में ले जाकर अच्छे से धोकर उन पर मसाला लगा देती है
और तेल भी गर्म करने के लिए लगा देती है कि तभी सुमन हॉल में उन मछलियों को खाना देने के लिए आती है। तो वो देखती है कि टैंक में मछलियां है ही नहीं। अब वो घबरा जाती है और खुद से कहती है, कहीं बिल्ली ने तो मछलियाँ नहीं खा ली, लेकिन टैंक तो टूटा हुआ भी नहीं है। सुमन उस टैंक में से मछलियां ढूंढ ही रही थी कि तभी कमला के घर विमला का आना होता है और वो सुमन को परेशान देखकर कहती है, क्या हुआ बहू, इतनी परेशान क्यों है? और ये क्या, इस बॉक्स में पानी क्यों भर रखा है? अरे विमला आंटी, ये फिश टैंक है, इसमें वो पालतू मछलियाँ होती हैं। अच्छा, तो ये होता है फिश टैंक। लेकिन इसमें तो मुझे कुछ मछलियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। कहीं घूमने तो नहीं निकल पड़ी? अरे क्या विमला आंटी, आप भी मजाक करने में लगी हुई हैं। मैं वैसे ही परेशान हूँ। अब विमला और सुमन घर में ही उस मछली का पता लगाने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो मछलियाँ नहीं मिलती। अब विमला थक हार कर सोफे पर बैठ जाती है और सुमन से कहती है, बहू, अब तो मुझे सच में लगता है तेरी मछलियाँ कहीं घूमने निकली हैं। नहीं आंटी जी, कहाँ जाएंगी ये? कहीं माँ जी ने तो उन मछलियों को तल नहीं लिया? ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि कमला ने कहीं उन्हें तल तो नहीं दिया। इतना कहने के बाद ही सुमन और विमला किचन में जाते हैं, लेकिन कमला उन मछलियों पर और मसाला लगा रही थी और ये देखकर सुमन अपना सर पीट कर कहती है, माँ जी, आपने इन बेचारी मछलियों को भी मार दिया और आप इन्हें अब तलने वाली थी। ये क्या कर रही है कमला तू? ये मछलियाँ खाने वाली थोड़ी है। मतलब ये मछली खाते नहीं है? मुझे तो लगा लल्ला मेरे लिए ये मछलियाँ लेकर आए हैं, तभी तो मैंने इन्हें मसाला लगाकर तलने जा रही थी। अब वो मछलियाँ तो मर भी जाती है और किया भी क्या जा सकता था। सुमन उन मछलियों को दफना देती है और अपनी सास को आकर कहती है, माँ जी, मुझे इतना दुख हुआ है ना आज, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने उन मछलियों को इसलिए लाया था ताकि आप उसे देखकर ये मछलियाँ खाना छोड़ दें, लेकिन आपने तो उन पर मसाला लगाकर तलने का प्लान बना लिया था। बहू, मुझे क्या पता था कि वो मछलियाँ पालतू होती हैं। अब सुमन तो अपनी सास को मछलियों को खाने की आदत से परेशान हो गई थी, लेकिन वो अपनी सास की इस आदत को कैसे छुड़वाती, ये उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब सुमन अगली सुबह अपने कमरे में ही खाना बना रही थी और किचन खाली होता है। ये देखकर कमला अपने बेटे अशोक से कहती है, क्या बात है बेटा, आज बहू किचन में खाना नहीं बना रही? वो तो मुझे कह रही थी कि आप किचन में मछली बनाकर सारे बर्तनों में बदबू फैला देते हो और उससे खाना भी नहीं खाया जाता, इसलिए वो आज से अपना खाना अलग ही बनाएगी। आज की बहू बेटे सच में किसी के नहीं है। विमला सही ही कहती थी, कोई किसी का नहीं होता, और मैं ही थी जो उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। अरे माँ, वो अलग नहीं हुई है, बस अपने लिए अलग खाना बनाएगी। अब कमला अपने लिए मछली बनाती है, वहीं सुमन अपने लिए अलग खाना। और देर शाम दोनों ही सास बहू मार्केट जाते हैं, वो भी साथ में, और साथ में विमला भी थी। अब सुमन तो दुकानों पर जाकर अपने खाने पीने की चीजें लेने लगती है और इधर विमला से कमला कहती है, विमला, सुमन तो अपना सामान लेने गई है और सुबह से तो वो किचन में भी नहीं आ रही, तो क्या मछली ले लूं? हाँ कमला, ले, एक आध पीस मुझे भी दे दियो, तुम मछली बहुत अच्छी बनाती है। ठीक है, मेरी बहू को देखती रहे जब तक मैं मछली खरीदती हूँ। जल्दी ले, अगर वो आ गई तो और तुझे मछली लेते देखा तो बवाल कर देगी यहीं। अरे भाई साहब, जरा 1 किलो मछली तोल दो, थोड़ा जल्दी दे देना। अब कमला भी मछली लेने का वेट कर रही होती है, तभी एक औरत आती है और वो कमला से पहले मछली लेने लगती है और कमला को साइड करवाकर कहती है, अरे बहन जी, थोड़ा जगह दे दो, मुझे भी मछली लेना है। अरे तो पहले तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, पहले मुझे लेना है। आप मेरे बाद आई हैं तो थोड़ा सब्र कर लो। नहीं कर रही मैं सब्र, बता क्या कर लेगी? अब तो पहले मछली मैं ही लेकर जाऊंगी, तो कुछ भी कर ले। हाँ तो लेकर दिखा, मैं भी देखती हूँ तुम मुझसे पहले मछली कैसे लेकर जाएगी। अब कमला और उस औरत की जुबानी जंग शुरू हो जाती है और विमला इधर उधर देखते हुए खुद से कहती है, ये लड़ना नहीं बंद करेंगे तब तक सुमन भी आ जाएगी और फिर तो हो गया कांड। ये लो, मैंने बोला और वो आ गई। अब विमला कमला की बहू को आता हुआ देखकर कमला से कहती है, कमला जल्दी चल, तेरी बहू आ रही है और हमारा जुगाड़ भी हो चुका है। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी, अभी जाती हूँ और नहीं चाहिए आपकी मछली। विमला ने तो पहले ही मछली चुरा ली थी और अब विमला उस थैले को दबा कर पकड़े हुए थी। और तभी सुमन चलते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने कुछ लिया या नहीं? वैसे आपने कहीं फिर से मछली तो नहीं ले ली ना? नहीं नहीं बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है, कल ही तो कमला ने मछली खाई है, अब फिर से? ना ना, इतना तो जानती हूँ उसे मैं। अब जैसे ही तीनों घर पहुँचते हैं
वैसे ही थैले से बड़ी सी मछली निकलकर इधर उधर भागने लगती है और ये देखकर सुमन जोरों से चिल्लाती हुई इधर उधर भागती है और अपनी सास कमला से कहती है, माँ जी तो ये ही है आपकी, कुछ नहीं। ये क्या उठा लाई हैं आप? ये तो जिंदा है। अरे ये करम चला कैसे थैले से निकल गया, मुझे पता भी नहीं चला। विमला तू उधर से पकड़, मैं इधर से पकड़ती हूँ। अब कमला और विमला जैसे ही मछली को पकड़ने के लिए छलांग लगाते हैं, वैसे ही दोनों एक दूसरे पर गिर जाते हैं और विमला अपनी कमर पकड़े हुए कहती है, हाय मेरी कमर, मेरी तो इस उम्र में खाने पीने के पीछे कमर ही टूट गई। ये सब तेरी खुद की वजह से हुआ है। अब ये सब देखकर सुमन अपना सर पीट लेती है। वो समझ जाती है कि उसकी सास मछली खाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कुंती की बहन उमा ने कुंती के दोनों ही बेटों की शादी एक ही घर में करवाई थी, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि कुंती के बेटे तो थे ही हमशक्ल, लेकिन अब उनकी बहू भी हमशक्ल ही आ गई थी, जिसे पहचान पाना तो कुंती के बेटों और बहुओं के लिए भी अब मुश्किल की बात बनता जा रहा था। एक रोज सरिता किचन में काम कर रही थी, तभी सरिता का देवर किचन में आकर सरिता को पीछे से पकड़ते हुए सरिता से कहता है, यार कब से ढूंढ रहा था तुम्हें, अब जाकर पकड़ में आई हो। वैसे मेरा मूड आज बहुत अच्छा है। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, जाओ भी मुझे काम करने दो। यार कोमल, हर समय काम काम काम, कभी मुझे भी समय दे दिया करो यार। देवर जी आपकी कोमल रूम में है, अगली बार से नाम लेकर ही आया कीजिए देवर जी। सॉरी सॉरी, मुझे लगा कोमल है, अब मुझे माफ करना भाभी। न जाने मैं अपने पति को कब पहचान पाऊंगी और मेरा पति मुझे। कभी तो मेरा खुद का पति भी मेरे पास आता है तो ऐसा लगता है कि ये दूसरा वाला तो नहीं आ गया। अब रोहित अपने कमरे में जाता है, जहाँ वो जाते ही अपनी पत्नी से कहता है, कोमल क्या कर रही हो तुम यहाँ? मुझे लगा तुम किचन में हो। नहीं, मैं किचन में गई ही नहीं थी। कहीं तुमने मुझे समझकर दीदी को झप्पी पप्पी तो नहीं दे दी ना? यार तुम ये कैसी बात कर रही हो? वैसे अभी तो शादी का दूसरा ही दिन हुआ है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कौन मेरी बीवी है और कौन मेरी भाभी। शादी के दूसरे ही दिन दोनों हमशक्ल बहनें अपनी दोनों हमशक्ल पतियों को पहचान नहीं पा रही थी। अब सरिता अपने पति को पहचानने के लिए एक तरकीब निकालती है, जिसमें वो अपने पति के गले में एक काला धागा डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ ये कोमल अपने पति से कहती है, सुनिए, आपको तो पता है हम बहनों के हमशक्ल होने से आपको, मुझे, दीदी, जीजू सबको कितनी दिक्कत हो रही है। मुझे तुम्हें और भाभी का तो पता है, लेकिन भैया ने तुम्हारे साथ क्या किया है? वो कल उन्होंने टॉवेल मांगा था तो मुझे लगा आप ही हो, लेकिन जैसे ही मैं देने गई वैसे ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन तभी माँ जी ने आपको आवाज लगाई और आपने अपने रूम से माँ जी को आवाज लगा दी, तभी मैं अपना हाथ छुड़ाकर भागी हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूं मासी का? अरे मैंने मना किया था, लेकिन नहीं, उन्हें तो हम चारों की कुंडली मिलाकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे अब भुग तो बैठकर। ये लो, गले में ये काला धागा बांध लो, जिससे मुझे पता चल सके कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ही हो। अब थोड़ी देर बाद ही कोमल अपनी बहन सरिता के पास आती है और अपनी बहन को कहती है, दीदी वो उन्होंने आपको गलती से मुझे समझकर पकड़ लिया था। वो मैं कहने आई थी कि अब से ऐसा नहीं होगा। मैंने उन्हें काला धागा पहना दिया है। क्या काला धागा पहना दिया है तूने रोहित को? लेकिन मैंने भी तो तेरे जीजू के गले में काला धागा पहनाया है। अब इतना सुनने के बाद ही कोमल अपने पति को फोन करके वो काला धागा हटवा देती है और अपने पति रोहित से कहती है, सुनो, वो मैंने ये काला धागा इसलिए हटवाया क्योंकि दीदी ने भी जीजू के गले में ये बांध दिया है। अब हम बहनें हमशक्ल तो हैं ही, लेकिन हमारे विचार भी तो अब मिल रहे हैं ना। यार अब क्या करूं? तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। अब देर शाम जब रोहित घर आता है तो सरिता रोहित से कहती है, चलो अब चलकर नहा लो, जब तक तुम्हारे बाल ठीक से न आ जाएं, तब तक तो मैं तुम्हें पहचान ही सकती हूँ। हाँ ये तो है, लेकिन एक मिनट, तुम्हें कैसे पता मैंने बाल कटवाए हैं? क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था, तो मेरे कहने के लिए इतना भी नहीं कर सकते थे क्या आप? कोमल ही हो ना, कहीं फिर से भाभी तो नहीं आप? देवर जी, लेकिन मैंने तो तुम्हारे भैया को कहा था कि वो अपने बाल कटवा कर आए। फिर भैया भी गंजे होकर आ ही रहे होंगे और अब मैं भी गंजा हो चुका हूँ, क्या करूँ? अब आप ही कुछ बता दो भाभी, ये हमशक्ल होने की वजह से मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि अपनी बीवी के पास जाने से भी डर लगने लगा है मुझे। अब थोड़े समय बाद ही अमन भी गंजा होकर घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, लो मैं आ गया, अब तुम्हें ना मेरे पास आने से डर नहीं लगेगा। जाओ हॉल में बैठो, अपने भाई को देख कर आओ, फिर मेरे करीब आना। क्या मतलब? वो भी मेरी तरह गंजा हो क्या है? सत्यानाश हो। हमशक्ल होना इधर दोनों बहनों के लिए अब मुसीबत बन चुका था, वहीं दूसरी तरफ दोनों भाइयों के लिए भी।
लेकिन अब कुछ समय बाद ही कुंती अपनी बहू सरिता को एक सोने की अंगूठी देते हुए कहती है, बहू तो सरिता ही है ना। एक तो मैं अब तुम दोनों को पहचान नहीं पा रही हूँ। ये ले अंगूठी सोने की, तेरी शादी में कुछ दे नहीं पाई थी तो अब दे रही हूँ। जी माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है बहू, अब तो कोमल को भेज दे, उसे दे दूं मैं, मेरी जान छूटे ये सब लेने देने के झंझट से। अब सरिता अपनी छोटी बहन कोमल को अपनी सास के पास भेजती है और कोमल जाती भी है। लेकिन कोमल को देखकर कुंती कहती है, बहू मुझे पता है मेरे बेटे की नई बहुएं भी हमशक्ल है, लेकिन अब तू तो हमशक्ल होने का फायदा उठा रही है। नहीं माँ जी, मैं ही कोमल हूँ, दीदी ने मुझे यहाँ भेजा है। ये तो भगवान ने तुम दोनों को हमशक्ल बनाकर भेज दिया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि भगवान के घर में लोगों के रंग रूप देने की दिक्कत चल रही है, तभी तो वो एक पीस को कॉपी करके भेज रहा है। अब ये सब चल ही रहा था कि तभी कुंती की पड़ोसन विमला का आना होता है और अब उसके आते ही कुंती अपने कमरे में ये कहकर जाती है, आ विमला बैठ, अभी आती हूँ, बड़े ही दिनों बाद दिखाई दी है। बहू तुझे एक बात कहूँ, तेरी जो छोटी बहन है ना, एक नंबर की कामचोर है, उससे दूर ही रही हो। भले ही वो तेरी बहन है, लेकिन आजकल कोई किसी का नहीं होता है। कितने दिन साथ रहोगी, आज ना कल अलग होना ही है। विमला आंटी, आपकी ये चुगली करने की आदत जाएगी नहीं ना? बड़ी बहू, मैं तो ये सब तेरे भले के लिए बता रही हूँ, इसमें मैंने कौन सी गलत बात बोल दिया? आपने गलत तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गलत आदमी को जरूर बोल दिया। मतलब तू छोटी बहू है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, अब मैं मजाक भी नहीं कर सकती। क्या मजाक कर रही थी विमला, मैं भी तो सुनूं। अरे कुछ नहीं, ये हमशक्ल भी दूसरों के लिए मुसीबत बन जाता है ना कुंती। मुसीबत ही नहीं, आफत बना हुआ है। पहले मैं अपने दोनों बेटे को सही से पहचान नहीं पाती थी, लेकिन अब तो बेटों के साथ साथ अपनी बहुओं को भी नहीं पहचान पा रही हूँ। अब कुछ ही समय बाद रोहित और अमन बाहर से आते हैं और अपनी पत्नियों को आवाज लगाकर बुलाते हैं और कहते हैं, अब मैंने हमशक्ल पतियों को पहचानने का हल ढूंढ लिया है। क्या है वो बताइए ना। भाभी आपके वाले वो हैं, मैं नहीं हूँ। पहले सरप्राइज तो सुन लो, फिर ये जी ओजी बाद में कर लेना यार तुम दोनों। और वो सरप्राइज ये है कि मैंने और रोहित ने अपने अपने हाथों पे तुम्हारा नाम लिखवाया है। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब से भाभी आप और कोमल तुम मुझे नाम से पहचान सकोगी। अब देर रात जब किचन में काम कर रही कोमल को उसके पीछे से आकर रोहित पकड़ता है तो कोमल रोहित को दूर करते हुए कहती है, पहले नाम दिखाओ, फिर करीब आने की कोशिश करना। ये लो कोमल लिखा है, अब तो करीब आने दो। या अब भी मुझ पर शक है तुम्हें? जी नहीं, मुझे पूछना तो पड़ेगा ही ना, कहीं फिर से मेरे साथ धोखा हो जाए। अब रोहित और अमन दोनों ही अपने हाथों पर अपनी हमशक्ल बीवियों के लिए उनका ही नाम लिखवा कर आते हैं, पर अभी भी दिक्कत ये थी कि पहले पहचान बताओ, तभी वो अपने पतियों को अपने कमरे में आने देती, उन्हें अपने पास आने देती। अब भी परेशानी का हल नहीं निकलता। अब अमन अपनी इस बात का तोड़ निकालने के लिए अपनी ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर लेता है। देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? जी पहले नाम तो दिखाइए, तभी तो मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। ये देखो मेरी जान, मैंने अपने हाथों पे तुम्हारा नाम लिखवाया है, सरिता। अरे जेठ जी, मैं आपके वाली नहीं हूँ, मैं कोमल हूँ। हे भगवान, ये क्या अनाथ हो रहा था मुझसे। अब माफ करना, मुझे लगा सरिता होगी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता, जिस वजह से कुंती अपने दोनों बेटों को अलग अलग घर में जाने की सलाह देती है, क्योंकि एक बेस्ट ऑप्शन चारों के लिए यही था और वो लोग करते भी क्या। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।